दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ भूगोल के एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है जियोग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के सिलेबस में मेंशन कुछ खास टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। ये वे कौन से खास टॉपिक हैं? ये वे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या इन टॉपिक्स को पढ़कर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए प्रश्न पत्र को हल करना आसान हो जाएगा। ऐसा होगा कि आप जो भी टॉपिक देखेंगे आपको लगेगा कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इन्हें पहले से पढ़ रखा है, यानी आप इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? आज हम भूगोल के पाठ्यक्रम पे ही मेंशन एक खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्लाउड, बादल। यानी बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है हम यह जानेंगे। साथ में जानेंगे बादल के कुछ प्रकारों के बारे में, क्योंकि बादल के प्रकारों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उसमें से हम कुछ खास प्रकारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बादलों के बारे में कि आखिर बादल क्या होते हैं। आपने देखा होगा जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको कई बार गुच्छे आकार के बादल दिखाई देते हैं, कई बार आपको पंख आकार के, आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग आपको आकार दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ बादल बहुत ऊंचाई पर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर भी बादल कई प्रकार के होते हैं और उनके दिखने के आधार पर, दृश्य के वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, इस आधार पर भी बादल अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बादलों के बारे में। यदि बादलों के बारे में देखा जाए, आपने क्या देखा है कि आसमान में सफेद कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वही बादल है। लेकिन आसमान में वे बादल बनते कैसे हैं? क्योंकि फिर बाद में हम ये भी तो कहते हैं ना कि बादल बरस गए, है ना। तो बादलों से वर्षा कैसे हो रही है? यानी उनके फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं जल तो काम कर रहा है। तो कैसे जल काम कर रहा है और कैसे ये जल बाद में बादलों के रूप में परिवर्तित हो रहा है और फिर अंततः क्या होता है, वही बादल बरस जाते हैं वर्षा की बूंदों के रूप में। सबसे पहले बात करेंगे क्लाउड की या बादल की कि आखिर ये होते क्या है। जब भी क्लाउड के बारे में बात हो तो ध्यान रखिएगा, क्लाउड या बादल क्या है? ये पूरे एनवायरमेंट में, या हम कह सकते हैं कि हमारे वातावरण में मौजूद ये स्वतंत्र जल कण का समूह होते हैं। स्वतंत्र जल कण हिमकणों का समूह होते हैं जो संघनित होकर किनसे बनते हैं? जो संघनित होकर किसके माध्यम से बनते हैं? जो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, यानी आप बादलों के लिए क्या कह सकते हैं? जब आप बादलों की डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाए या आपसे कहा जाए कि दरअसल बादल क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कण या हिमकण होते हैं जिनका निर्माण किसके माध्यम से होता है? वायुमंडल में जो पूरे एनवायरमेंट में आसपास जल वाष्प पाई जाती है, इस जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप होती है। यानी इनका निर्माण आसपास जो हमारे जलवाष्प पाई जाती है, उन जलवाष्प के संघनित होने के बाद बादलों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखें, इसके लिए जो कीवर्ड्स है वे क्या है? सबसे पहले हमारे आसपास का वातावरण कीवर्ड है, यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले जितने स्वतंत्र जलकण या हिमकण मौजूद हैं, उन सभी के संघनन के फलस्वरूप, या आसपास जो हमारे जलवाष्प पाई जाती है उसके संघनन के फलस्वरूप किसका? बादलों का निर्माण होता है। यानी वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जलकणों व हिमकणों का समूह, है ना, क्योंकि इसमें जल और हिम दोनों होते हैं, यानी जलकणों या हिमकणों का समूह, जलकणों या हिमकणों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, हिमकणों का समूह जिनका निर्माण, अब इन हिमकणों का निर्माण कैसे होता है? जिनका निर्माण हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प पाई जाती है, जलवाष्प के संघनित होने से होता है। यानी आप
बादलों की जब डेफिनेशन कोई पूछता है तो सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो जल है वह बहुत अधिक टेम्परेचर के बढ़ने से वाष्पन की क्रिया के माध्यम से ऊपर वाष्पित होता है, और यही जल वाष्प जब वातावरण में जितने धूल के कण पाए जाते हैं उन धूल के कणों के आसपास वह क्या होती है, जलवाष्प जम जाती है। एक छोटा सा धूल कण और जलवाष्प ऊपर की ओर उठती है, उस धूल कण के चारों तरफ क्या हो जाती है, जम जाती है, और इसकी वजह से ये धूल कण एक बार समूह के रूप में आ जाते हैं। और जब यही धूल कण समूह के रूप में आते हैं तो समूह के रूप में आने के बाद ये बादलों का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, जिनका निर्माण किसके माध्यम से हुआ है, जल, जो हमारे आसपास वायुमंडल है, वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप हुआ है। जिनका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप हुआ है। संघनन यानी एक साथ जुड़ना, संघनन के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, बादलों के बारे में पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे पहली बात इसमें क्या जरूरी है, वाष्पीकरण। क्योंकि जब भी बादलों का फॉर्मेशन होता है इसके लिए क्या जरूरी है कि मान लीजिए यह क्या है, महासागरीय सतह है और यहाँ पर जल है, यानी बादलों के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, विस्तृत जल की सतह जरूरी है। जब आसपास विस्तृत जल की सतह होगी, ठीक है, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के अधिक होने से जल का क्या होगा, वाष्पन होगा, है ना। तो जरूरी क्या है, इसके लिए जल का विस्तृत क्षेत्रफल में फैला होना। इसके अलावा हमें जरूरत है किसकी, सूर्यातप की, क्योंकि सूर्यातप की वजह से जब ये किरणें आएंगी, इन किरणों की वजह से जल का क्या होगा, वाष्पन होगा, जल का वाष्पन होगा। ये क्या है, सूर्यातप, इससे क्या होगा, जल का वाष्पन होगा। ये जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा, यानी जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण के फलस्वरूप यह जल किसमें परिवर्तित होगा, जलवाष्प में। जल परिवर्तित होगा किसमें, जलवाष्प में, जलवाष्प में। और जब यही जलवाष्प ऊपर जाएगा, क्योंकि आसपास क्या है, धूल के कण भी हैं, अब इन धूल के कणों के साथ ही जलवाष्प ऐसे साथ हो लेगा, ठीक, यानी धूल के कण के चारों ओर यह जलवाष्प ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर यही कण आपस में संघनित हो जाएंगे, आपस में यही कण क्या होंगे, संघनित हो जाएंगे। जब यही कण आपस में संघनित होंगे तो ये एक साथ किसका निर्माण कर रहे हैं, बादलों का निर्माण कर रहे हैं, ये एक साथ बादलों का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बादलों के फॉर्मेशन की बात आती है तो इसके लिए जरूरी है एक विस्तृत जल वाला क्षेत्र, सूर्यातप की मौजूदगी भी जरूरी है, ऊष्मा का अधिक होना भी जरूरी है, ऊष्मा अधिक होगी, वाष्पन अधिक होगा, और वायुमंडल में धूल के कणों की उपस्थिति भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो जलवाष्प ऊपर की ओर जा रही है वो धूल के कणों के चारों ओर बैठ रही है, इसके बाद फिर ये संघनित होकर बादलों का निर्माण कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या, पवन यानी वायु का होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब सूर्यातप यहां पड़ता है, ठीक है, तो वायु गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, और इसी सहारे यह जल के वाष्पन के लिए सहायक होती है। ध्यान रखें, वायु गर्म होकर वाष्पित जल को ऊपर की ओर लेकर जाती है, इसी का वाष्पीकरण करके ऊपर की ओर लेकर जाती है, जो जलवाष्प कहलाता है। ये जलवाष्प धूल के कणों के चारों ओर इकट्ठी होती है, फिर ये सभी कण आपस में संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि बादलों का निर्माण कैसे होता है और दरअसल बादल क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हल्की, जो भी हल्की, गर्म या आर्द्र हवा है, इसकी ऊंचाई में पहुंचकर विस्तारित होने की वजह से, यानी यहाँ हल्की वायु भी होगी, यहाँ गर्म वायु भी होगी, ये सभी क्या होंगी, ये सभी ऊंचाई में पहुंचकर विस्तारित हो जाएंगी। और विस्तारित यानी आप कह सकते हैं कि ये सभी वायु ऊपर पहुंचकर विस्तारित होके, जो एडियाबैटिक तापपतन, इसका मतलब है जो विस्तारित होगा तो ताप क्या होगा, कम। जब कण पास पास होते हैं यानी इसका मतलब वहां टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ही ये कण दूर दूर होंगे तो ताप का पतन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह
कि सबसे पहले बादलों के वर्गीकरण के बारे में किसने बताया। ठीक है, क्योंकि बादलों का वर्गीकरण से जुड़ा एक तथ्य इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बादलों के वर्गीकरण के बारे में ल्यूक हार्वर्ड ने बताया था। ल्यूक हार्वर्ड ने बताया था। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक रहे हैं। कौन से वैज्ञानिक, अगर क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी रहे हैं। ठीक है, 1802 में इन्होंने सबसे पहले बादलों के वर्गीकरण को दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं बादलों के फॉर्मेशन के बारे में, इनकी माफ कीजिएगा, इनके वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए, बादलों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकारों से होता है, जैसे स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण और ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा, जब बादलों के वर्गीकरण की बात आती है तो यह दो प्रकार से होता है। वर्गीकरण बादलों का ये कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, और दूसरा है क्या? ऊंचाई के आधार पर। स्वरूप के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, यानी स्वरूप के आधार पर बादल कितने प्रकार के होते हैं आज हम यह देखेंगे। तो स्वरूप के आधार पर बादल 4 प्रकार के होते हैं। बादल कैसे दिखते हैं इस आधार पर बादल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बादलों के बारे में एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान रखें। जैसे ही आप पृथ्वी में भूमध्य रेखा के आसपास है, तो जो बादलों की ऊंचाई है ये काफी ऊपर जाकर तक आपको मिलेगी, यानी कि ऊंचाई काफी अधिक होती है। लेकिन ध्रुवों के पास बादलों की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर बादल हमें अधिक ऊंचाई पर स्थित मिलेंगे, लेकिन ध्रुवों पर हमें यह अधिक ऊंचाई पर स्थित नहीं मिलेंगे। ये इससे इंपॉर्टेंट तथ्य है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी है, इसलिए आपको यह बता दिया गया है। एक और बात, यह क्षोभमंडल के आसपास होंगे, इसलिए जो जितने भी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं वे कहाँ घटित होती हैं? क्षोभमंडल के आसपास घटित होती हैं। तो मौसमी संबंधी घटनाओं बादलों पर भी डिपेंड करती है, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब देखते हैं स्वरूप के आधार पर बादलों के वर्गीकरण को। तो स्वरूप के आधार पर बादल, हमने अभी क्या चर्चा किया कि स्वरूप के आधार पर बादल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? आइए इन्हें भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है पक्षाभ मेघ या पक्षाभ बादल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिरस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हें हम सिरस भी कहते हैं, पक्षाभ मेघ। ठीक, पक्षाभ मेघ। और दूसरा प्रकार का जो बादल है उसे हम कहते हैं कपासी मेघ। ध्यान रखें, क्योंकि बादलों के प्रकार भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपासी मेघ। ठीक है, जो थर्ड टाइप है यानी इसका तीसरा प्रकार है, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह थोड़ी से कम ऊंचाई पर पाया जाता है, जिसे कहते हैं स्तरीय मेघ। लेवल के रूप में यह आपको मिलेगा, परत के रूप में मिलेगा, इसलिए इसे स्तरीय मेघ कहा जाता है। एंड जो फोर्थ टाइप है, चौथा प्रकार है, वह है वर्षा मेघ। अभी हम चर्चा करेंगे कि इसे वर्षा मेघ क्यों कहा जाता है। ठीक, और इसे निम्बस क्लाउड भी कहते हैं, निम्बस क्लाउड, निम्बस क्लाउड। ठीक, अगर आपको पूछा जाए कि स्तरीय मेघ को क्या कहते हैं, तो इसे स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। ध्यान रखेंगे, स्ट्रेटस क्लाउड इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि कई बार हो सकता है कि एग्जाम में आपको स्ट्रेटस क्लाउड ही लिख कर आ जाए या आपको निम्बस क्लाउड ही लिख कर आ जाए, उसमें आपको वर्षा मेघ ना लिखा हो, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि कपासी मेघ के बारे में पूछा जाए कि तो इसे क्यूमुलस मेघ क्लाउड कहते हैं, क्यूमुलस क्लाउड। ठीक,
क्योंकि हो सकता है आपको कपासी मेघ ना पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए क्यूमुलस क्लाउड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आप बता सकते हैं कि ये कपासी मेघ की हैं या क्यूमुलस क्लाउड की हैं। ठीक है, क्योंकि आपको होगा, ये आपकी हेडिंग में होगी क्यूमुलस क्लाउड की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं, और आपके पास नीचे कुछ विशेषताएं दी होंगी और आपको चूज करके बताना होगा। तो यहाँ आपको कपासी मेघ के साथ साथ याद रखना है कि इसे क्यूमुलस क्लाउड भी कहते हैं। पक्षाभ को सिरस क्लाउड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे सिरस क्लाउड भी कहते हैं। और कई बार एग्जाम में सिरस क्लाउड भी लिख कर आया है और पूछ लिया गया है प्रश्न। अब इंपॉर्टेंट बात ये, इन सभी मेघों की खास बात, पक्षाभ मेघ की यदि हम बात करें तो इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। पक्षाभ मेघ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ है। ठीक है, कौन से मेघ है? सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं। सर्वाधिक ऊंचाई मतलब सबसे ऊंचे, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये सफेद रंग के हैं, सफेद रंग के पंखों के आकार के मेघ हैं। कैसे? पंखों के आकार के मेघ हैं, सफेद रंग के हैं और पंखों के आकार के। आपको ऐसा लगेगा जैसे पंखों, किसके? पक्षियों के। तो पंखों के आकार की ये मेघ है। और इंपॉर्टेंट बात कि ये मेघ बहुत पतले हैं, यानी इनसे सूर्य किरण निकल सकती है। तो ये मेघ कैसे हैं? पतले हैं। पतले होने के साथ साथ ये विस्तृत हैं। मेघ पतले हैं और पतले होने के साथ साथ ये क्या है? विस्तृत हैं, यानी फैले हुए हैं, विस्तारित है, इसलिए इन्हें विस्तृत मेघ भी कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट बात। अब जैसे हमने कहा कि ये क्या है? पतले हैं। ठीक है, यानी इन मेघों में आप कह सकते हैं कि सघनता कम है। और अगर इन मेघों में सघनता कम है, इसका मतलब क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होगा वो निर्बाध रूप से इनको क्रॉस कर जाएगा, निर्बाध रूप से इनसे होकर गुजर जाएगा। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा? सूर्य प्रकाश निर्बाध रूप से गुजर जाएगा, निर्बाध रूप से गुजर जाएगा। इसके बारे में एक और खास बात, ये सफेद रंग के हैं, हिमकणों से निर्मित है, यानी इनका निर्माण कैसे हो रहा है? हिमकणों से निर्मित हो रहा है। इसलिए हिमकणों से निर्मित इन सफेद बादलों को क्या कहा जा रहा है? मोती बादल। ध्यान रखें, इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? मोती बादल या मोती की माला। मोती की माला। ये हमने क्या जाना? ये हमने जाना सिरस क्लाउड और पक्षाभ मेघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो ये सारी चीजें आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्यूमुलस क्लाउड के बारे में या कपासी मेघ के बारे में। तो हमारा दूसरा प्रकार क्या है? कपासी मेघ या क्यूमुलस क्लाउड। इन्हें कपासी मेघ क्यों कहा जाता है? ध्यान रखें, कपासी मेघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी तरीके से ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात, कपासी मेघ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन बादलों की, ये साफ होते हैं। ये बादल कैसे होते हैं? साफ होते हैं, यानी ये बादल क्या बताते हैं कि इनके आसपास का मौसम क्या है? साफ, यानी ये साफ मौसम के सूचक होते हैं। क्या होते हैं? साफ मौसम के सूचक है। जहां भी आपको कपासी मेघ मिलेंगे आप समझिए कि वहां मौसम क्या होगा? साफ होगा। तो ये साफ मौसम के क्या होते हैं? सूचक होते हैं। ये काफी विस्तारित होते हैं, ये काफी विस्तारित होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, ये मेघ सघन होते हैं। कैसे होते हैं? सघन होते हैं, यानी इनकी सघनता कैसी होती है? इनकी सघनता ज्यादा होती है, इनकी सघनता अत्यधिक होती है। तो खास बात, सबसे पहली बात, साफ मौसम के सूचक होते हैं, ये विस्तारित होते हैं और इनकी सघनता अधिक होती है। ये इनके बारे में कुछ खास बात है जो आपको क्या करना है? याद रखना है। कपासी मेघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे जहां भी ये बादल पाए जाते हैं ये रुई के आकार के दिखाई देते हैं, रुई के आकार के दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें कपासी मेघ कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में आपको खास बात थी जो आपने बताया, रुई के आकार के
दिखाई देते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, लंबवत होता है। इनका फॉर्मेशन लंबवत होने की वजह से और रुई के आकार के दिखाई देने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं, गुंबदाकार। इन्हें गुंबदाकार बादल भी कहते हैं। या इनकी आकृति किस तरीके की है, गोभी के फूल की तरह, तो इन्हें गोभी के फूलनुमा आकृति वाले बादल भी कहते हैं। तो ये हमने जाना कैसे, किसके बारे में, क्यूमुलस क्लाउड के बारे में, ठीक है, क्योंकि क्यूमुलस क्लाउड इंपॉर्टेंट था इसलिए इसके बारे में हमने पढ़ा। जो अगला प्रकार है क्लाउड का, तीसरा प्रकार है, उसे हम क्या कहते हैं, स्तरी मेघ, है ना, स्तरी मेघ या स्ट्रेटस क्लाउड। स्तरी मेघ इसका लेवल है, ठीक है, या आपने जाना क्या, स्ट्रेटस क्लाउड। अब स्तरी मेघ की क्या खास विशेषता है, तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लंबवत ऊंचाई लेकिन कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो खास बात क्या कि ये लंबवत ऊंचाई पर लेकिन कम पाए जाते हैं, ये इनकी खास बात आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मानिए लंबवत ऊंचाई यानी ये इस तरीके से कम पाए जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे कम पाए जाते हैं, क्योंकि क्यूमुलस क्लाउड के बारे में हमने देखा वो लंबवत पाए जाते हैं। तो जो स्तरी मेघ है इनका विस्तार क्षैतिज अधिक होता है। इनका विस्तार कैसे अधिक होता है, क्षैतिज, यानी ये क्षैतिज रूप से विस्तारित होते हैं। क्षैतिज रूप से विस्तारित यानी इनका विस्तार कैसा है, क्षैतिज रूप में है। ध्यान रखिएगा, इनकी खास बात, लंबवत ये बादल कम पाए जाते हैं लेकिन क्षैतिज रूप से ये विस्तारित होते हैं, सर्वाधिक विस्तारित होते हैं, यानी आसमान का ये एक विस्तृत हिस्सा कवर करके रखते हैं। ध्यान रखो ना, आसमान का विस्तृत हिस्सा कवर करके रखते हैं, ये इनकी खास बात है, ठीक है। यानी ये बादल कैसे पाए जाते हैं, परतदार पाए जाते हैं, ये बादल परतदार पाए जाते हैं और परतदार पाए जाने की वजह से ही इन्हें स्तरी मेघ कहा जाता है। हमने देखा ना, स्तरी मेघ कहा जाता है। और कोई भी बादल, ध्यान रखें कि कोई भी बादल जो स्तरी या परतदार तरीके से पाया जाता है, उनके बारे में खास बात कि इनके निर्माण के लिए ऊष्मा का क्षय क्या होता है, मिश्रित होता है। ऊष्मा का क्षय मिश्रित, ठीक। ये हमने देखा क्या, स्तरी मेघ के बारे में। आप देखते हैं अगले टाइप के बारे में, जो क्या है, वर्षा मेघ। वर्षा मेघ या निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड, अब इनकी खास विशेषताएं क्या है, कौन से मेघ को आप वर्षा मेघ कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि ये बादल गहरे स्लेटी रंग के या काले कलर के पाए जाते हैं। गहरे स्लेटी रंग या आप क्या कह सकते हैं, काले कलर के पाए जाते हैं, काले रंग के होते हैं और इनसे लगातार वर्षा होती रहती है। ये खास बात है, इस वजह से इनका नाम क्या है, वर्षा मेघ, निम्बस क्लाउड। लगातार इनसे जल वर्षा या हिमवर्षा होती रहती है, जल वर्षा या हिमवर्षा होती रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वर्षा क्लाउड या वर्षा मेघ कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, इंपॉर्टेंट बात ये कि ये मेघ क्या होते हैं, सघन होते हैं। ये मेघ इतने सघन होते हैं कि जो सूर्य से किरणें आती हैं ये इन्हें परावर्तित कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्यों, ये पृथ्वी तक इन्हें नहीं पहुंचा पाते, जिस वजह से अंधेरा छाया रहता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, अंधेरा। आपने देखा होगा जब वर्षा होती है, बारिश होती है ना तेज, तो आपको ऊपर काले कलर के बादल दिखाई देते हैं। वे कौन से बादल हैं, वही है निम्बस क्लाउड, वही है वर्षा मेघ। क्योंकि इनकी सघनता बहुत अधिक होती है तो धरातल पर अंधेरा छा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सूर्य की किरणों के लिए क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं और यही क्लाउड क्या कहलाते हैं, यही क्लाउड निम्बस क्लाउड कहलाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, ये अपारदर्शी होते हैं और धरातल के सबसे नजदीक होते हैं, धरातल के नजदीक होते हैं, जो कि हमें दिखाई भी दे जाते हैं, ठीक है, और विस्तारित होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये विस्तृत होते हैं, ठीक।
तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा निम्बस क्लाउड की खास विशेषताओं को, और इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात है वह क्या रखना है, ध्यान रखना है। पृथ्वी के निचली सतह पर, आप कह सकते हैं कि धरातल के नजदीक पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने चर्चा की बादलों के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण पर। आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में या अगले एपिसोड में बादलों का उनकी ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, और ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार के बादल पाए जाते हैं, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, डिटेल्स उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इंग्लिश की वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको इंग्लिश में भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया।